तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति का व्यंजक प्राप्त किया था। अच्छी स्थिति इसकी नहीं पूछी आती इतना इम्पोर्टेंट है, तो जिसकी पूछी आती है उसके ध्यान रखेंगे, बाकी इसके लिए हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि अच्छी स्थिति हम लोगों ने पढ़ा था, उसका एक फार्मूला भी निकल के आया था। याद करिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकल के आया था। याद करिए, E बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल के आया था, ये निकला था। ठीक है, आज हम लोग उसी चीज से आगे कंप्लीट करने के लिए करेंगे, और जो कि डेरिवेशन आज भी होगा। हम लोगों ने पिछले में सवाल पढ़ लिया था। ठीक है, दो प्रकार के सवाल, दो सवाल पढ़े थे उसमें, अच्छी स्थिति का, इसमें फार्मूला आया था। वैसे ही आज हम लोग बात करेंगे, कोई भी एक आवेशित वलय होगा। वलय मतलब समझते हैं क्या होता है? वलय मतलब होता है छल्ला, जैसे हम लोग कड़ा वगैरह पहनते हैं तो वो वलय होता है। गाड़ी का पहिया गोल होता है, जो चीज गोल है वो समझो वलय कहलाएगी। अब अंडाकार भी कोई वस्तु है तब भी वो वलय ही कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा गोल हो तभी मानेंगे। जैसे पृथ्वी हमारी पूरी गोल नहीं, अंडाकार है, तो वो भी एक प्रकार का वलय कहलाएगी। तो हम उस वलय में, जो वलय है, उस वलय के अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी तीव्रता कितनी है, उसका हम लोग सूत्र ज्ञात करेंगे आज। बस समझे? तो सीधा सा हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, समझ लेते हैं कि एक समान रूप से, लिखते चलिए आप लोग भी साथ साथ, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो हम लोग आज इस डेरिवेशन के बारे में समझेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे हम लोग इसका फिगर निकालेंगे, कैसे इसकी स्थितियां पढ़ेंगे, और कैसे इस प्रश्न में हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी स्थितियां, कोई भी स्थिति किस प्रकार से क्वेश्चन में सवाल पूछा जाएगा। डेरिवेशन आपका यही जो हेडिंग पड़ी हुई है, सेम ऐसे ही इसी का डेरिवेशन पूछा जाएगा, सेम ऐसे ही लिखा होगा वहां पर। तो समझ जाइएगा कि हमें वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग इसमें से एक फिगर होगा, उस फिगर के बारे में हम लोग समझेंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे वैल्यू क्वेश्चन में दी गई, क्योंकि बिना फिगर से हम कोई प्रश्न हल नहीं कर सकते। और डेरिवेशन जितने भी होते हैं उनके लिए हमको कहीं ना कहीं फिगर को समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम पहले एक छोटा सा फिगर समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है इसके अंतर्गत लिखने का प्रयास करेंगे क्या क्या चीजें हैं। जैसे आपके सामने ये आपको एक वलय दिख रहा होगा, वलय मतलब छल्ला होता है, बता चुके हैं ना। तो इस वलय में हमने बीच का एक भाग ले लिया, तो वलय के बीच का भाग क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे केंद्र कहलाएगा, बता चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। तो वलय का केंद्र ले लिया। अब इसी वलय में हमने कहा कि वलय का केंद्र क्या है, तो आप कहेंगे वलय का केंद्र O है, मान लीजिए, ये बिंदु मान लीजिए, ये बीच का भाग मान लीजिए। यही तो बताते हैं कि कोई भी वस्तु होती है उसके बीच का भाग ही क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। तो हमने वलय का केंद्र क्या मान लिया? आपने कह दिया O मान लिया। कोई दिक्कत है क्या O मानने में? नहीं दिक्कत है। अब हम लोगों ने वलय की केंद्र जो O माना है, यहाँ पर हमने कहा कि वलय जो ये है इसके सभी जगह पर आवेश क्या है? आप कहोगे समान है। आवेश क्या है? समान। मतलब जो वलय है, वलय के हर एक बिंदु पर आवेश का मान क्या है? बराबर है, समान है। अर्थात कहीं पर आवेश ज्यादा और कम नहीं है। ठीक है, आवेश सब जगह पर समान बटा हुआ है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही?
मतलब हमने एक छल्ला लिया या एक वलय लिया, उस वलय के अंदर हमने आवेश की बात की, तो आवेश सभी जगह पर क्या निकला? समान। कैसा आवेश है? पॉजिटिव आवेश। धनावेश है कि नहीं? दिख रहा है कैसा आवेश है? धनावेश है। ठीक है, अब यही धनावेश है जो कि इस धनावेश को हम लोग मान लेते हैं कि ये आवेश कितना रहा होगा इसके अंदर? Q आवेश है। Q आवेश इस पूरे गोले के अंदर या पूरे वलय के अंदर समान रूप से फैला हुआ है, समान रूप से बटा हुआ है। आवेश उस वलय के अंदर सभी रूपों में सभी जगह पर समान रूप से क्या हुआ है? बटा हुआ है बटा कि नहीं बटा? ठीक है, अब आगे समझते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आपका वलय है उस वलय की अक्ष पर O से स्मॉल x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। अगर हम वलय का मेन बिंदु ये ले लेते हैं और यहां से लेकर के कितनी दूरी कह रहा है? x मीटर की दूरी पर। कितनी मीटर दूरी पर? x मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या मान लिया गया? हमने कह दिया एक बिंदु क्या है? P है। याद करिए, अभी हम लोगों ने पिछले डेरिवेशन में भी P करके निकाला था फॉर्मूला, याद करिए, निकाला था ना? लास्ट में P लिखा था, फिर इधर E2 E1 लिखा था, ऐसे करके निकाले थे ना। वही चीज यहाँ बताया गया कि वलय का जो केंद्र है, केंद्र क्या माना गया? O से कितनी मीटर की दूरी पर? x मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? P। वहां R माना गया था तो R माने थे, यहाँ x बता रहे तो x मान लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहां पर भी वो दूरी थी और यहाँ पर भी क्या है? दूरी ही है। बात समझ में नहीं आई? अब यहाँ से इसी P बिंदु पर, किस बिंदु पर? इसी P बिंदु पर हमें ज्ञात करनी है क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात समझ आई? P बिंदु पर ही ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, ये गोल गोल बनी आकृति आपको दिख रही है जिसका नाम हमने क्या बताया? वलय। बताया ना वलय? अब जब वलय बता दिया है कि ये गोल आकृति जो है ये एक प्रकार का वलय है, तो वलय का मतलब है क्या पूरा वलय अपने आप से बन गया होगा क्या? जैसे इस कमरे का निर्माण हम बताएं, इस कमरे का निर्माण करने के लिए डायरेक्ट कमरा बाहर खड़ा हुआ था, उठा के ही रख दिया गया। कमरा कैसे बना? तो आप कहेंगे कमरे का निर्माण करने के लिए एक एक ईंट को मिलाया गया होगा, कई सारी चीजों को मिलाया गया होगा, तब एक कमरे का निर्माण हुआ होगा। तो वैसे ही ये जो वलय है, ये वलय जो है कहीं न कहीं छोटे छोटे खंडों से मिलकर क्या हुआ होगा? बना होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक छोटा छोटा भाग मिला करके ही एक बहुत बड़े वलय का पार्ट बनाया गया होगा। तो हमने मान लीजिए एक छोटा सा भाग यहाँ से निकाल लिया, इस वलय का एक छोटा सा भाग यहाँ ऊपर से निकाल लिए और एक भाग छोटे से नीचे से निकाल लिया। मतलब पूरी वस्तु में गोल रोटी थी, उस रोटी से एक टुकड़ा ऊपर निकाले, टुकड़ा नीचे, तो उस रोटी से ही तो निकाला है। तो रोटी का अपने मन से पूरी रोटी बन गई क्या? रोटी छोटे छोटे आटे के टुकड़े मिलाकर रोटी का निर्माण हुआ। वही तरह दो टुकड़े यहाँ से हमने छोटा भाग निकाल लिया, तो ऊपर वाले भाग को हमने मान लिया क्या है? A, और नीचे वाले भाग को B मान लिया। छोटे छोटे भाग को निकाल लिया। अब इस छोटे भाग को निकाल ले, थोड़ा सा अलग दिखा देते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा। तो ये भाग हमने यहाँ पर दिखा दिया, यहाँ पर ये भाग दिखा दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग भाग से इनको बाहर कर लिया गया, ठीक है। तो बोले ये कितने भाग हैं? दो भाग हैं, एक A है और दूसरा क्या है? B, ठीक है। अब यही टोटल इस गोले पर या उस वलय पर कुल आवेश कितना था? Q। तो कुल आवेश कितना है? Q। अब कुल में से ही हमने छोटे भाग निकाले, कितने कितने भाग निकाले? दो। कौन कौन से? एक A और एक B। A और B दो प्रकार के आवेश हम लोगों ने क्या कर दिए? निकाल दिए। A पर भी A कहां से निकाला गया? Q से ही तो निकाला गया। Q वाले आवेश से ही तो दो प्रकार के हमारे क्या निकले गए? दो छोटे भाग तो Q से ही निकले ना। वलय तो पूरा गोल था, उस गोल वाले वलय से हम लोगों ने क्या किया? छोटे से दो टुकड़े निकाले। एक टुकड़े का नाम A, दूसरे टुकड़े का नाम B। टोटल गोले पर आवेश कितना? उसी से छोटा निकालेंगे तो आवेश कितना रखेंगे यहाँ पर? कुल आवेश को क्या कहते हैं? Q माना है। सूक्ष्म आवेश क्या कहेंगे यहाँ पर? सूक्ष्म आवेश पर क्या रखेंगे? डेल्टा क्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? डेल्टा क्यू रखेंगे। याद करिए, बता चुके हैं ना कि जब सूक्ष्म होता है तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया? डेल्टा क्यू, ठीक है। कितना रखेंगे हम लोग? डेल्टा क्यू। तो हमने सूक्ष्म आवेश को निकाला है, यहाँ पर कितना रख दिया है? डेल्टा क्यू।
ये इसी डेल्टा क्यू, अब यही जो P बिंदु है इस रेखा को हम लोग यहाँ से इससे क्या कर देंगे, मिला देते। इसी अच्छे से इसको क्या कर दे रहे, मिला दिए, मान लीजिए मिल गया, ठीक है, एक रेखा इधर चली गई। अब फिर ऊपर से ये स्थितियां बन गई, ये ऐसे करके अब ये स्थितियां बन गई। ये दो रेखाएं तो वही है, एक AH की रेखा है और दूसरी BH की रेखा है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करें तो यहाँ से ही तो रेखा गई है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोगों ने कितना मान लिया, R। अगर ये R है तो ये भी क्या होगी, क्योंकि दूरी दोनों तरफ क्या थी, समान थी, बराबर थी, क्या थी, बराबर थी। बात समझ में आ गई। तो x दूरी है, मूल बिंदु O से P के बीच की दूरी कितनी दूरी, x। A बिंदु से लेकर के P बिंदु के बीच की दूरी R। B से P बिंदु की दूरी R हो गई। अब यहाँ पर आगे आपको ये कोण की स्थितियां दिख रही होंगी, तो इस रेखा को और आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ कोण बना रहा होगा, हमने कहा थीटा बना लो। यहाँ पर भी कितना बनाता है, थीटा। पढ़ चुके हैं हम लोग, बार बार थीटा आ जाता था, कोण बनाता थीटा बना लेता था, ठीक है। अब थीटा की दो स्थितियां हो जाती है। एक स्थितियां अगर हम समझिए इस बात को, जैसे मान लीजिए ये रेखा बीच वाली थी, नहीं थी, नीचे O से गई है रेखा, देखो बीच में, और एक लाइन इससे गई ऊपर, देखो एक एरो ऊपर का दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो अब बताओ यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये लंबवत है, ये क्या होंगे, लंबवत। और जब कोई चीज लंबवत होगी, जब कोई चीज लंबवत, भाई लंबवत के ऊपर और नीचे भी तो एक रेखा ही है, ये भी कितना कोण बनाएगी, तो जब भी लंबवत कोण होते हैं तो वहां पर साइन थीटा बनेगा। कितना बनेगा, साइन थीटा का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने बना लिया कितना, साइन थीटा, और यहाँ पर भी साइन थीटा। अब किस चीज का फार्मूला निकाल रहे हैं, तो आप कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस अक्षर से लिखते हैं, E से लिखते हैं। अब पूरा आवेश लिया था कि छोटे छोटे भाग के निकालें, छोटे छोटे भाग का, तो टोटल तीव्रता कितनी होती है, कुल तीव्रता क्या कहोगे, कुल तीव्रता को क्या कहोगे, जैसे कुल आवेश को क्यों कहा, तो कुल तीव्रता को क्या कहोगे, E। और सूक्ष्म, छोटे से तीव्रता क्या कहोगे, सूक्ष्म तीव्रता निकालना है, डेल्टा ई लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई साइन थीटा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डेल्टा ई साइन थीटा। ऊपर नीचे क्योंकि लंबवत दोनों हो जाएंगे। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर दो आपके, एक ऐसे दिख रहा है और एक ऐसे दिख रहा है, ये तो आगे दो रेखा है। अर्थात हम कह रहे हैं O बिंदु यहाँ पर था, यहाँ पर P बिंदु था, तो P की दिशा में ही तो है दोनों लोग, ये भाई दिशा में ही तो जा रहे हैं। और जब कोई दिशा में होता है तो दिशा नहीं पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं क्या, तो आप कहेंगे ये एक दूसरे के क्या है, अनुदिश है। और जब अनुदिश कोई चीज होती है तो वहां पर कोण बनता है cos थीटा का। कौन सा कोण बनता है, तो ऊपर भी cos थीटा और नीचे भी cos थीटा। बताइए बात समझ आई। तो ये भी वाला cos थीटा है, तो इसको भी बना लेंगे क्या, cos थीटा। और यहाँ पर भी सूत्र निकाले तो डेल्टा ई, यहाँ पर भी डेल्टा ई cos थीटा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, बताइए जल्दी से, पूरी बात समझ में आई नहीं, बताइए, फिगर समझ में आया। एक बार दोबारा समझिए फिर से। हमने कहा कि पूरा सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, एक वलय लिया। एक क्या लिया, वलय। उस वलय पर, वलय जो था उसका केंद्र कितना था, ओ केंद्र था, है ना। ओ केंद्र था जिसकी हम कह सकते हैं जो वलय का केंद्र O है। और हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल और समझ लेते हैं, जैसे कि हाँ, जैसे मान लीजिए ये वलय का केंद्र था और यहाँ पर जैसे मान लीजिए A बिंदु माना है, A बिंदु माना है ना यहाँ पर, तो ये दूरी क्या कहलाती है, इतनी दूरी को केंद्र से आधी दूरी क्या कहलाती है, केंद्र से आधी दूरी को क्या कहते हैं, पढ़ते नहीं, त्रिज्या कहते हैं। हाँ क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो हम लोगों ने इसकी त्रिज्या कितने मान लिया, A मान लिया। R नहीं मानेंगे क्योंकि R पहले से हम दूरी को मान चुके हैं, तो बार बार R मानोगे तो कंफ्यूज जाओगे कि E वाला है कि वो वाला है यार, इसलिए हमने त्रिज्या कहाँ से लिख दिया, A से। अगर ऊपर वाली इतनी भी त्रिज्या है तो हम यहाँ केंद्र से नीचे वाला भी तो एक बिंदु माने थे P, तो यहाँ पर भी दूरी कितनी हो सकती है, A, क्योंकि त्रिज्या को ऊपर भी A माने नीचे भी, तो त्रिज्या को तो A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमने केंद्र क्या मान लिया, O से A बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, A, जो कि त्रिज्या कहलाती है। फिर A और उसी प्रकार केंद्र O से लेकर के दूसरा बिंदु लिया था क्या, B की दूरी भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। वलय पर संपूर्ण आवेश कितना रखा गया है, Q, सभी जगह पर क्या है, समान है। अर्थात आवेश कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम नहीं है, आवेश हर सब जगह पर बराबर रूप से बटा हुआ है बटा हुआ कि नहीं, आवेश का मान हर जगह पर आवेश समान रूप से बटा हुआ है। अब केंद्र O से लेकर के कितनी दूरी पर,
x मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है P, और इसी P बिंदु पर ज्ञात करनी है हमें क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हमें पूरे गोले का नहीं ज्ञात करना है, हमें उसी पूरे वलय में से छोटे से अवयव निकाले गए हैं। अवयव मतलब छोटा सा भाग निकाला गया है, एक बिंदु A है और दूसरा B। O से लेकर के जो A बिंदु था इसकी भी दूरी A थी, और A से हम लोगों ने P बिंदु के बीच की दूरी कितनी मान ली R, और उसी प्रकार B बिंदु से लेकर के P बिंदु की दूरी क्या हो गई R, और R के ही दो घटक प्राप्त हुए हमें, एक लंबवत घटक और एक अनुदिश घटक। लंबवत घटक कितनी है डेल्टा ई sin थीटा, ऊपर भी डेल्टा ई sin थीटा नीचे भी, और अनुदिश घटक में क्या है डेल्टा ई cos थीटा और डेल्टा ई cos थीटा। बस हम एक नहीं, अब पहले थ्योरी लिखिए उसके बाद फिगर बनाएंगे। थ्योरी लिखिए फिर बताते हैं। लिखिए, माना कि आवेशित वलय का केंद्र, माना कि आवेशित वलय का केंद्र माना कि आवेशित वलय का केंद्र O है, माना कि आवेशित वलय का केंद्र O है, हाँ, तथा त्रिज्या स्मॉल a है, तथा त्रिज्या स्मॉल a है, त्रिज्या स्मॉल a है, जिस पर स्मॉल q आवेश, जिस पर स्मॉल q आवेश समान रूप से वितरित है, जिस पर स्मॉल q आवेश समान रूप से वितरित है, स्मॉल q आवेश समान रूप से वितरित है, वलय की अक्ष पर केंद्र O से स्मॉल x मीटर की दूरी पर, O से स्मॉल x मीटर की दूरी पर, स्मॉल x मीटर की दूरी पर, स्मॉल x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिएगा। माना कि वलय छोटे छोटे अवयवों में विभक्त है, माना कि वलय छोटे छोटे अवयवों में विभक्त है, छोटे छोटे अवयवों में विभक्त है, विभक्त है, तथा एक सूक्ष्म अवयव, तथा एक सूक्ष्म अवयव, तथा एक सूक्ष्म अवयव AB है, AB कैपिटल A कैपिटल B, AB है, जिस पर आवेश कितना रखा गया बताइए, देखिए A और B पर आवेश कितना है, अभी बताए थे ना, आवेश वो तो भी माने गए थे ना A और B, कुल आवेश कितना है, तो सूक्ष्म माने क्या रखोगे, डेल्टा क्यू लिखो, जिस पर डेल्टा क्यू आवेश रखा गया, हमने यहाँ लिख दिया है, दिख नहीं रहा होगा इसीलिए पूछे, डेल्टा क्यू आवेश रखा है,
इस अवयव के कारण चलिए जो अभी हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है फिगर, उसी के नीचे से 2 लाइन और लिख लीजिए, समझा देंगे, पहले लिख लीजिए। वलय के सभी अवयवों पर, वलय के सभी अवयवों पर, नहीं उसी के नीचे डेरिवेशन में कंप्लीट करना है, फिगर के नीचे लिखते चले जाइए बस। वलय के सभी अवयवों पर विचार करने पर बिंदु P वलय की H, बिंदु P वलय की H, बिंदु P वलय की H, वलय की H के वलय की H OP के अनुदिश, वलय की H OP के अनुदिश, वलय की H OP के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र के घटक, अनुदिश में कौन कौन से घटक थे? अनुदिश में कौन सा घटक था बताइए? अनुदिश में कौन सा घटक था? अनुदिश मतलब उसी रेखा में कौन कौन से कोण आए थे तो बताइए, जो उस दिशा में थे, जो अनुदिश कहा गया था, बताइए। अभी बताया ना, हाँ, डेल्टा ई कॉस थीटा, यही तो है था अभी अनुदिश में, ये तो लिखो उससे क्या आगे, वैद्युत क्षेत्र के घटक डेल्टा ई कॉस थीटा परस्पर जुड़ जाएंगे, डेल्टा ई कॉस थीटा परस्पर जुड़ जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र के घटक डेल्टा ई कॉस थीटा परस्पर जुड़ जाएंगे, परंतु अक्ष के लंबवत घटक, अब बताइए। चलिए देखिए भाई, उसी के आगे से कंटिन्यू करिएगा, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, नहीं दिखेगा नहीं नीचे, तो जहां जरूरत है वहां से कर लेते हैं। तो उसी के नीचे दोबारा से एक बार लिख लीजिएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय दोबारा से एक बार लिख लीजिएगा। फॉर्मूला पता है, कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर होता है, इसको लिख लीजिएगा, उसके आगे हम बताए रहते हैं। अब इसमें से बताइए कि इसमें से कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, बताइए, ऊपर लिख दे। कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है, तो r स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना है, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर आधार कितना है, x स्क्वायर हो जाएगा। इधर के स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 5, इतना मान लो, फिर आगे चलिए। ये लिखो, फिर ऊपर मानो भी एक साथ पूरा फार्मूला ऐड कर देंगे, हैं? एक ही चीज को पढ़ लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। देखिए नीचे लिखिएगा एक लाइन, समीकरण नंबर 4 से आपके उसमें लिखा होगा, समीकरण नंबर 4 से cos थीटा का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 4 से cos थीटा को उठाना है, समीकरण 2 में रखना है। अब 2 में रखना है, ध्यान रखिएगा, सुनिए। तो समीकरण नंबर 2 क्या है बताओ पहले, समीकरण नंबर 2 बताइए।
E बराबर 1/4 K। ये नहीं है के सर, ये नहीं है, ये नहीं है। ये रहा E इक्वल टू डेल्टा डेल्टा क्रॉस थीटा है। सही ये है। तो एक काम करिए, 3 में रखिए, 2 में ना रखिए, 3 में रखिए, सही रहेगा। 3 में रखिए, 2 में रखोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, 3 ही में रख लीजिए, सही रहेगा। 3 में ही रख लीजिए, सही रहेगा। तो 3 वाला बताइए, 2 वाला नहीं। डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर स्क्वायर इनटू इनटू cos cos थीटा। क्या लिखा था? cos थीटा। cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा कहाँ गया भैया? अभी हम लोगों ने नीचे cos थीटा का मान निकाले हैं। cos थीटा का मान उठा के रखना है यहाँ पर। cos थीटा का मान कितना है? x अपॉन r। x अपॉन r। x अपॉन r। यहाँ रख दिया। यहाँ पे बात समझ आई? cos थीटा की जगह रखा गया। यहाँ पर क्या मान लेंगे इसको नंबर? 6। फिर देखिए, रुकिए अभी लिखिएगा नहीं। अब समीकरण नंबर ये कौन सा था? 5 से किसका मान? r का मान। 4 नहीं है भाई, r का मान समीकरण नंबर 6 में रखने पर। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है? E बराबर 1/4 के डेल्टा क्यू आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? पहले इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, ढंग से कर लेते हैं ना, थोड़ा सा और ढंग से करो। एक्स कर लेंगे, आर स्क्वायर, ये 2 आर यहाँ, 1 आर यहाँ, कितने आर हो गए? 3 आर हो गए ना। तो या फिर एक काम करो, साथ में ना लिखो, नहीं बड़ा कर लो जाएगा, छोटा छोटा कर लो, अलग ये अलग कर लो, ज्यादा सही रहेगा, है ना। डेल्टा क्यू एक्स बटे आर। आर की वैल्यू कितनी आई? आर की वैल्यू तो आई है ये एक्स स्क्वायर। बात समझे? इसमें न्याय कहाँ से है? बोलिए, इतना लिखिए पहले, फिर आगे का डेढ़ से काफी बड़ा है। 2 स्टेप और बचे हैं, लेकिन समझने वाला है 2 स्टेप। सो न्याय कहाँ से क्या हुआ है एक बार दोबारा समझ लीजिए। समीकरण नंबर 4 से हम लोगों ने cos थीटा कौन उठाया? 4 से उठाया, कहाँ रखा? 3 में रखा। cos थीटा के स्थान पे ये रख लिया। फिर उसके बाद इस जो आपका समीकरण नंबर 5 था, ये 5 में से किसकी वैल्यू? r की वैल्यू उठा करके कहाँ रख दिया? 6 में इसके स्थान पे रख दिया। उस पे नहीं, किस पे? ये वाले आर स्क्वायर। ये r स्क्वायर है और ये क्या है? r। हमें मान किसका रखना है? r मान किसका रखना है? r, ना कि r स्क्वायर का। r के लिए रखना। इसलिए नहीं, और बड़ा होता उससे कोई मतलब नहीं होता। इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए, अब उसी के आगे से जो है, अब समीकरण नंबर ना मानिएगा, सीधा सा इसी सॉल्व करना है, वो कुछ नहीं बचाएगा। थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करते, नीचे दिखेगा नहीं। देखिए उसी के आगे से तो हम लोगों ने ये वैल्यू मान रखी है पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि ये वैल्यू r की वैल्यू कितनी थी? a स्क्वायर x स्क्वायर, यही तो थी, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जरा एक बात का उत्तर दे दो मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझसे। देखो, जब किसी संख्या पे रूट लगा होता है, किस संख्या पे क्या लगा हो? रूट, और बगल वाली संख्या पे स्क्वायर लगा हो, बात समझो, इसे स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और इधर मान लीजिए है x स्क्वायर, और इसका भी अगर स्क्वायर करना चाहे तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा, उससे वो कट जाता है, रूट से स्क्वायर कट जाते हैं, ये चीज है ना। इसका मतलब यहाँ पर जो स्क्वायर लगा है, इसका स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या और क्या? r, और r की वैल्यू निकाले हैं क्या? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, उसके अंदर क्या लिखा है? डेल्टा क्यू अपॉन r स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कोई पूछे इसमें रूट क्या है, नहीं लगा, बता दीजिएगा। इसका स्क्वायर इस रूट को काट दिया, ठीक है। बगल में क्या लिखा है? x, ऊपर ना, और नीचे तो ये रहेगा ही, नीचे तो ये रहेगा ना, ये थोड़ी हटा है, ये थोड़ी हटा है। इस r जो है भाई, अभी आपने कहा ना कि r की वैल्यू होती है कितनी? x बटे सॉरी, r की वैल्यू कितनी होती है? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, निकाले हो ना, लेकिन कहे में थी? रूट में।
अब ये रूट, अब भाई यहाँ पर भी वही सेम चीज रख सकते थे, हाँ। ये भी तो आ था, लेकिन हमने कहा भी ना करिए, आगे करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने देखा कि ये स्क्वायर इस पर लगा था, तो भाई रखते तो हम यही बार बार, इसको समझो ऐसे रखते हैं, ये इसकी जगह पर रखते हैं ऐसे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर करते हैं इसका क्या, स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या होता है, बचता क्या, ये। इसीलिए हम लोगों ने वो स्टेप वहां पर नहीं किया। बात समझ में आई? अब ध्यान समझिए, अब हम इस जो रूट में जो संख्याएं होती हैं उसका मतलब क्या होता है ये बता दीजिए बस। रूट में संख्या का मतलब क्या है, पूरा है, 2 गुना है, 4 गुना है, 6 गुना है, कितना, आधा है। संख्या रूट में होती है वो अपने आप में क्या होती है, 2 गुना, 4 गुना, आधा, आधा होती है ना, क्या होती है, आधी होती है। तो जब आधी होती है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट हटा दिए, इस पर क्या लगा दीजिए 1/2, वही तो आधा बताता है, अगर नहीं लिखा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर भी कोई पूछे कि ये कहे क्यों, ये भी तो आधा बता रहा था, उसको बता दीजिएगा। ये दोनों की बेस बराबर करने थे, आधार क्या करने थे बराबर। एक नियम होता है घातांक एवं करणी का नियम, बेस बराबर होता है तो घाते जुड़ जाती, बेस बराबर घाते जुड़ जाती, बेस बराबर घाते कट जाती। जैसे 10 की घात -19, 10 की घात 6, तो कहते हो 10 10 बराबर है, 19 से 6 घटा के 13 लिख देते हो, ये तो करते हो, ऐसा तो है नहीं कभी करे हो, बस 10 घात यहाँ 19 लिखा हो माइनस का, और यहाँ लिखा हुआ 20 की घात 13, करे हो कभी? नहीं, जब 10 होता तभी तो घटाते जोड़ते थे, इसका मतलब ये नीचे बेस बराबर होते तो घाते जुड़ते हैं घटती हैं, वही तो है। यहाँ पर हमें बेस बराबर करने थे, इसलिए हम लोगों ने ऐसा नियम लगाया है। बात समझ आई? बोलिए। तो अब बताओ यहाँ पर कितनी पावर लगी होगी, पावर बाहर कितनी है, ये तो बेस है पूरा, 1, यहाँ 1 है कि नहीं 1, तो यहाँ कितना है 1/2, हल करो कितना हो जाएगा 3/2। अरे मेरे भिन्न है ना भाई, 2 1 कम, 2 में 1 जोड़ो 3/2। बात समझ आई? तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डेल्टा Q अपॉन इनटू x, है ना। अब इनको साथ लिखे दे रहे हैं, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझ आई? बोलिए। यही है वो फार्मूला जो वलय के केंद्र तक निकाला जाने के लिए कहा गया था। यहाँ से हो गया ये प्रूफ, समझे? इतना बड़ा? हाँ इतना बड़ा है फार्मूला, बाय स्टेप समझेंगे तभी काम चलेगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, किस पे को समझते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा।